नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम एनसीईआरटी के अंदर बदलती हुई परंपरा उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले जो मैंने पूर्व में आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें 3 वर्ग के बारे में बात की थी, जिसमें सर्वोच्च यानी सर्वोच्च पद पे जो शीर्ष पे था वो पादरी वर्ग, उसके बाद में जमींदार वर्ग और राजा, या फिर उसके बाद में आपके राजा सैन्य वर्ग। इसके सिवा आपने एक वर्ग देखा था, चौथा वर्ग, जो व्यापारी वर्ग या सामान्य जनमानस था, जो अब क्या करेगा, इस सारी जो शक्तियाँ केंद्रित थी उनका विकेंद्रीकरण करेगा। ठीक है, बंटवारा करेगा इन शक्तियों का, और राजा को एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय करेगा। इस चैप्टर के अंदर आपके पुनर्जागरण भी है, इसके साथ मानवतावाद भी है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो रोम सभ्यता के विखंडन के बाद में पुरातन व्यवस्था की समाप्ति और नवीन परंपराओं का सूत्रपात करने के लिए जरूरी अध्याय, जो आधुनिक विश्व इतिहास को आधुनिक काल की तरफ अग्रसर करेगा। ठीक है। इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ आपके, पहले हम देखिए बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परिवर्तन आपके इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पहला आपके देख रखा है नगरीय संस्कृति। नगरीय संस्कृति 14वीं से लेकर 15वीं से 17वीं शताब्दी तक चलेगी। ठीक है। इसमें नगर के लोगों की सोच के अंदर बदलाव आएगा। नगर के लोगों की सोच में पहले वो रूढ़िवादी सोच रखते थे। रूढ़िवादी सोच का मतलब कि वो चर्च के पादरी ने जो कह दिया उसी बात पे विश्वास करके अक्षर उसका ही क्या करते थे, उसी का अनुपालन करते थे। लेकिन अब वो सोचने वैचारिक क्रांति के रूप में उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब वो वैचारिक क्रांति के रूप में लेखन कला विकसित होगी। आम आदमी अब किताबें पढ़ना प्रारंभ करे, क्योंकि इस समय गुटनबर्ग द्वारा छपाई खाने का आविष्कार हो जाता है, जिसकी वजह से पुस्तकें उपलब्ध होने लगती है। ठीक है। पुस्तकें अब गुरु का ज्ञान केवल नोट्सों तक सीमित न रह के अब पुस्तकों के जरिए अल्पास पर्वत तक, यानी इटली को पार करता हुआ पूरे यूरोप के अंदर फैलने लगता है। अब इसकी पराकाष्ठा जो धार्मिक रुग्णता आई थी, जिसकी वजह से व्यक्ति ने अपनी वैचारिक शक्ति को जो उन्मूलन कर दिया था, उसका वापस क्या होता है, सूत्रपात होता है, जो हमें आपके पुनर्जागरण रेनेसा के रूप में देखने को मिलता है। रेनेसा के बाद में आपने देखा मानवतावाद। मानवतावाद यानी मानव की सर्वकल्पना कि मानव ही सर्वोपरि है, मानव का ही विकास होना चाहिए, मानव के लिए ही सब चीज़ें बनी हैं। तो इस तरह से परिकल्पना होने लगी। फिर वैचारिक विचारों के उद्भव में आपके मॉन्टेस्क्यू, द प्रिंस, उन्होंने पुस्तक लिखी। फिर कई ऐसे विद्वान आएंगे जिनकी पुस्तकों के अंदर इस बात का खंडन किया जाएगा कि चर्च ही सर्वोपरि नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैचारिक दृष्टिकोण, इतिहास का पुनर्अध्ययन, इस प्रकार के आपको संवेदना देखने को मिलेगी किसमें, बदलती हुई परंपरा में। ठीक। इसमें आपके मैंने बताया नगरीय संस्कृति। नगरीय संस्कृति में नगर के लोग होते हैं, उनकी सोच ग्रामीण परिवेश से क्या होती है, अच्छी होती है, यानी अधिक सभ्य होती है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश से। अब यहाँ पे आपको 3 नगर देखने को मिलेंगे जो फेमस हुए, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये आपके देखेंगे आप यदि मैप के अंदर, तो ये इटली के किनारे किनारे, यानी आपके समुद्री तट के किनारे किनारे पे विकसित हैं, क्योंकि व्यापार वाणिज्य आपके जो होता था अरब देशों से यूरोप के अंदर, तो इस जगह भूमध्य सागर, इन किनारों पे स्थित ये नगर हैं जो क्या होंगे, विकसित होंगे, क्योंकि यहाँ पे सब सामग्री आएगी और अत्याधुनिक तरीके से इनके पास क्या होगा, धन का संचय होना प्रारंभ होगा। तो यहाँ पे कला और विद्या के केंद्र थे। ठीक है, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। नगर क्या थे, नगर वो कहलाते थे जिसमें राजा और चर्च द्वारा उनको स्वायत्ता दी जाती थी। ठीक है, स्वायत्ता प्रदान की जाती थी राजा और चर्च के द्वारा। ठीक है, यानी बाकी किसी को स्वायत्ता प्रदान नहीं की जाती नगरों को, क्योंकि नगर क्या करते थे, उनके लिए धन का एकत्रीकरण करते थे। ठीक है। अमीर और अभिजात्य वर्ग ने कलाकारों एवं लेखकों को आश्रयदाता यानी उनको रखना प्रारंभ किया। यानी अब जब संपन्नता आएगी
तो उनको कलात्मक दृष्टिकोण बढ़ेगा। कलात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए उनको कलाकारों की ज़रूरत पड़ेगी। कलाकारों को वो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे अपने घर के अंदर कार्य करने के लिए उनको आश्रय स्थल प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे मुद्रण प्रणाली यानी छपाई खाने का आविष्कार हो चुका था। छपाई खाने के आविष्कार की वजह से क्या हुई, पुस्तकें का निर्माण हुआ। पुस्तकें एक स्थान से दूसरे स्थान पे निरंतरता से बौद्धिक परिवर्तन चेतना लाने में सहयोगी बनी। ठीक है, इतिहास की समझ विकसित हुई। इतिहास की समझ विकसित यानी आधुनिक काल जो उस समय चल रहा था, उस आधुनिक काल के प्राचीन काल यानी यूनान और रोम की सभ्यता से तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तो ये ज्ञात किया गया कि अभी रुग्णता जो अस्तित्व में आई है चर्च की सर्वोपरि की वजह से, तो इस रुग्णता से किस प्रकार दूर किया जाए। ठीक है, तो इतिहास का पुनर्समझ विकसित हुई। ठीक है, 19वीं शताब्दी में रेनेसा। अब देखो, रेनेसा शब्द हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में या रिटन वर्क में पूछा जाता है। यदि इसको वन वर्ड के अंदर लिखना चाहें तो इससे होगा सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन से आश्चर्य, रेनेसा वैसे बोलते हैं पुनर्जागरण, यानी एक बार व्यक्ति सो चुका था, फिर दोबारा वो क्या हुआ, जागृत हुआ, यानी वैचारिक क्रांति वापस उनके मस्तिष्क में। लेकिन इसका एक वर्ड में देखा जाए तो सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी जो आपने परंपराएं, जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको तोड़ते हुए आपने नवीन परंपराओं का सूत्रपात किया, इसे बोलेंगे रेनेसा। ठीक है, इसका सबसे पहले उपयोग करने वाला व्यक्ति था इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट। जैकब बर्कहार्ट ने अपनी पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली के अंदर इसका उपयोग किया। इटली के पुनः उत्थान में, इटली यानी पुनः जागरण हुआ, यानी इटली का पुनः उदय हुआ, क्योंकि 5वीं शताब्दी में मैंने आपको बताया था रोम की सभ्यता दो भागों में वर्गीकृत थी, पश्चिमी रोमन सभ्यता और पूर्वी रोमन सभ्यता। पश्चिमी रोमन सभ्यता के पतन के 5वीं सदी में होने के बाद में आपका पुनः उत्थान होता है, तो इटली का पुनः उत्थान, पश्चिमी रोमन सभ्यता का पतन, जिससे एकीकृत सरकार नीति, लेकिन पोप की क्या थी, सार्वभौमिक भूमिका थी, यानी पॉप जो कह देता था वो सर्वमान्य कहा जाता था। ठीक है, सार्वभौम शासक कौन था, पॉप था। उसके बाद बाइजेंटाइन मैंने बताया पश्चिमी रोम की जो राजधानी थी वो रोम थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी, बाइजेंटाइन एवं इस्लामिक देशों के बीच में व्यापार के कारण इटली नगर पुनर्जीवित हुआ। मैंने बताया कि इधर ईसाई, उधर आपके मोहम्मद साहब, जिन्होंने क्या है अरब देशों का निर्माण किया। अरब से व्यापार होता था। और फिर आपने एक चैप्टर पढ़ा था यहाँ पे यायावर जन साम्राज्य, जिसमें व्यापार वाणिज्य आपके कौन से, रेशम मार्ग से, चीन से। अब वहाँ से जब व्यापार वाणिज्य होता है, वहाँ से जो वस्तुएं आती है वो यूरोप में प्रभावित होती थी, यानी व्यापार होता था। व्यापार होने के लिए उनको क्या जाना पड़ता था, इटली के नगरों से जाना पड़ता था। तो इटली के किनारे क्या हुए, नगर विकसित हुए। 12वीं सदी में मंगोलों का चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार प्रारंभ। पश्चिमी यूरोप व्यापार के लिए इटली की प्रमुख भूमिका, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो क्षेत्र हैं ये नगर के रूप में विकसित होंगे। फ्लोरेंस, वेनिस, ठीक है, इस प्रकार फ्लोरेंस, वेनिस गणराज्य थे। फ्लोरेंस और वेनिस क्या थे, गणराज्य थे। और अन्य क्या थे, नगर। गणराज्य और नगर में यहाँ पे आपके निर्वाचन होता था। निर्वाचन के लिए अभी एक शब्द आएगा, जहाँ पे निर्वाचन होता था। निर्वाचन के लिए परिषद होती, 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्ति इसमें व्यस्त सदस्य होते थे। ठीक है, अन्य नगर राजकुमारों के अधीन थे। ठीक है, जीवंत नगर के अंदर यदि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में बोले जीवंत नगर कौन कौन से थे, तो उसमें वेनिस आएगा और जिनेवा आएगा। ठीक है, वेनिस और जिनेवा। अब यूरोप के अंदर जब इतनी बड़ी बात हो रही थी कि इतना व्यापार वाणिज्य था, तो वहाँ पे अब व्यापार वाणिज्य के साथ साथ शिक्षा का विकास होने लगा। तो यूरोप सबसे पहले जो आप विश्वविद्यालय का रूप देखने को मिलेगा, वो यूरोप के अंदर आपके इटली के अंदर पादुआ क्षेत्र में और आपके बोलोविया, इन क्षेत्रों के अंदर विश्वविद्यालय मिलेंगे। अब विश्वविद्यालयों में किसका अध्ययन किया जाता था, विधि विज्ञान का। विधि विज्ञान क्या था, विधि विज्ञान कानून की शिक्षा को यहाँ सर्वोपरि, क्योंकि व्यापार वाणिज्य के लिए आपको लेखकों की, ठीक है,
व्यापार वाणिज्य के लिए आपको कानून की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि उनके पट्टे तैयार होते थे व्यापार वाणिज्य के करके, पेपर तैयार होते थे, उसके लिए वकील की, उसके साथ साथ लेखकों की, लेखाकारों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसलिए विधि विज्ञान उस समय का क्या फेमस विषय था। ठीक, तो दो विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं। एक विश्वविद्यालय पादुआ, यूरोप के अंदर पहला विश्वविद्यालय कहाँ पे, इटली में, पादुआ और बोलोविया, इन दो क्षेत्रों के अंदर स्थापित होते हैं, और जहाँ पे पढ़ाई किसकी होती है, विधि विज्ञान यानी कानून की पढ़ाई को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, अब मानवतावाद आप शब्द देखेंगे, इसमें मानवतावाद को बोलते हैं ह्यूमैनिटिज्म। ह्यूमैनिटिज्म, इससे लैटिन शब्द है ह्यूमैनिटास। ठीक, ह्यूमैनिटास, इस शब्द के अंदर शब्द व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र विषय पढ़ाते थे। ठीक है, इस मानवतावाद के अंदर क्या पढ़ाते थे, आपके कौन कौन से विषय सम्मिलित है, शब्द व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र विषय पढ़ाते थे। ठीक है, यह विषय धार्मिक नहीं होते थे, बल्कि क्या होते थे, कौशल पे आधारित थे। यानी अब आपके कलात्मक सोच वैचारिक क्रांति के रूप में देखने को मिलेगी मानवतावाद में। धर्म से कोई लिंक नहीं होगा, इसमें कोई पारदी वर्ग नहीं। अब व्यक्ति क्या होगा, सोच विचार के आपका निर्णय देगा, कौशल पे बल था। ठीक है, व्यक्ति की चर्चा होती थी और वाद विवाद विकसित हुआ। वाद विवाद मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसके बाद में तर्क के साथ आपके बातें की जाने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर बौद्धिक नगर मैंने आपको बताया था, वेनिस और जेनेवा। ठीक है, वेनिस और जेनेवा, इनके अंदर आप एक कलाकारों के नाम पढ़ेंगे, दांते। क्या नाम है, दांते। दांते जो व्यक्ति था, इसने कहा, इसकी शब्दावली जो कोटेशन पे भी आधारित है, ये कोटेशन किसने कहा, तो इसने बोला कलम कहाँ पे यूज होती है, कलम धार्मिक कार्यों पे इस्तेमाल की जाती है। किस पे, धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक विषयों पे कलम का उपयोग होता है। किसने कही है, दांते ने। ठीक है, एक है जोटो। जोटो भी एक इतिहास। ठीक है, जोटो ने एक चित्र रचित किया है, चित्र बनाया है, जिसे चित्र का नाम है असीसी। असीसी चित्र किसने बनाया है, जोटो ने, मानवतावाद के अंदर ही। ठीक है, इसमें इसने जीते जागते मानवों का क्या किया है, चित्रांकन किया है। जैसे हम पढ़ते हैं मुग़ल काल के अंदर, तब हम पढ़ते हैं अकबर के काल में मंसूर जो क्या बनाता था, जो पशु पक्षियों के चित्र बनाता है। इस प्रकार ये फेमस थे जीते जागते व्यक्तियों के चित्र बनाने के लिए। कौन, आपके जोटो ने क्या बनाया, प्रसिद्ध चित्र है असीसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद कार्डिनल गैस्पोर कोंतारिन, आपको लास्ट का नाम ध्यान रखना है, कोंतारिन ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ द वेनिस। अब मैंने जो आपको बताया कि किस प्रकार एक संस्था, गणराज्य थे, दो गणराज्य आपको अभी बताए, गणराज्य फ्लोरेंस और वेनिस में गणराज्य जहाँ पे चुनाव होता था। तो यहाँ पे नगर राज्यों की लोकतांत्रिक सरकारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसने वर्णन किया अपने ग्रंथ में द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, इसमें संयुक्त मंडल एक संस्था होती थी जिसमें 25 वर्ष की आयु वाले सभी सदस्य होते थे। ठीक है, ये कार्डिनल गैस्पोर कोंतारिन ने द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ द वेनिस इसमें कहा है। ठीक है, उसके बाद जी वेलिनी, ये भी एक इतिहासकार है। ठीक है, चित्रकार, इन्होंने चित्र जो बनाया है द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस, यानी ईसा मसीह जो क्रॉस होता है, होली का मतलब पवित्र, इन्होंने इसका चित्रकार थे। इनकी जो बुक लिखी उन्होंने द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस। पेट्रार्क भी एक विद्वान है। पेट्रार्क की 1304 से 78 तक का इनका कार्यकाल था। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक का। इसने कानून के अध्ययन, रोम की संस्कृति में इन्होंने, पेट्रार्क ने क्या, कानून का अध्ययन किया है। किसकी,
मैंने बताया विश्वविद्यालय में विधि विज्ञान का उपयोग होता था। तो इन्होंने कानून का अध्ययन रोम संस्कृति के संदर्भ में बताया है। कानून का अध्ययन किसके, रोम की संस्कृति के संदर्भ में किया है। किसने, पेट्रार्क ने। 1341 में इन्हें उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि मिलती है इनको, किसकी, रोम का राजकवि। रोम का राजकवि किसे कहा जाता है, आपके पेट्रार्क को। पुरा काल विशिष्ट सभ्यताएं, जिसे प्राचीन, पुरा काल क्या था, पुरा काल क्या था, प्राचीन काल जो था वो विशिष्ट सभ्यताओं का जनक माना है इन्होंने, पेट्रार्क ने। इसमें यूनान और रोम की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान किसने कहा है, पेट्रार्क ने। नवीन संस्कृति, जो नवीन संस्कृति है वो क्या है, मानवतावादी। मानवतावादी का मतलब कि मानव को अपनी विवेक, बुद्धि, इनसे जागृत होकर सोचना चाहिए, ना कि किसी धार्मिक परिवेश से प्रताड़ित होकर या उससे दबाव के अंदर सोचना चाहिए। ठीक, ये आपको बताया। अब एक था रेनेसा, जो मैंने बोला सांस्कृतिक परिवर्तन। यहाँ पे रेनेसा यदि व्यक्ति के संबंध में पूछा जाए, व्हाट इज़ द, पूछा जाए कि रेनेसा व्यक्ति के संबंध में क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा मनुष्य जिसकी रुचियाँ एवं कौशल भिन्न भिन्न प्रकार का हो। यानी एक ही व्यक्ति में वो चित्रकार भी हो, वो लेखक भी हो, वो इतिहासकार भी हो। तो यानी एक साथ बहुत सारी खूबियाँ यदि उपस्थित है तो उसे बोलेंगे रेनेसा व्यक्ति। ठीक है, ऐसा मनुष्य जिसमें अनेक रुचियाँ हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने बताया एक व्यक्ति विद्वान भी है, कूटनीतिज्ञ भी है, धर्मशास्त्र भी का ज्ञाता भी है, कलाकार भी। यदि एक ही व्यक्ति में सब गुण सम्मिलित होंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेनेसा व्यक्ति। ठीक, अब मानवतावादी, यानी इसमें एक शब्दावली मैंने बताया, अंधकार की कई शताब्दियों के बाद में सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित करना। ठीक है, अंधकार की कई शताब्दी, यानी आपका कहने का मतलब रोम की सभ्यता जब तक पॉप के अधीन थी तो पॉप ने एक धर्म के नाम पर उनको दबाए रखा, वहाँ के लोगों का अत्यधिक शोषण किया। यानी उनको ये ज्ञात था कि इन किताबों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोपरनिकस जब इसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तब उसने कहा मूर्ख, रोम के पॉप ने कहा मूर्ख, पृथ्वी कहाँ घूमेगी, वो क्या नाम है, सूर्य पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। और कई लोगों को उसने जलवा भी दिया। यानी बेतर्क के जवाब और सवालों के जवाब कौन देता था, पॉप देता था। तो ये एक तरह से अंधकार, यानी विवेक से कुछ भी नहीं सोचा जा सकता था। तो ये अंधकार युग मानवतावादी। तो ये मान्यता कब ख़त्म हुई, जब रोम की सभ्यता का विखंडन होता है। ठीक है, ये अंधकार युग समाप्त होता है। रोम की सभ्यता के विखंडन के साथ ही अंधकार युग समाप्त होता है। मान्यता है ये, इसने मानी है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड आपके 5 से लेके 14वीं शताब्दी तक, 5 से लेके 14वीं शताब्दी तक को इसने बांटा है। तो इसमें 5 से लेके 9वीं शताब्दी को अंधकार युग, यानी 5वीं के अंदर आपके पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन होता है। ठीक है, फिर बेंजेंटाइन, फिर व्यापार वाणिज्य, तो अंधकार युग था। ठीक है, फिर उसके बाद 9 से लेकर आपकी 11 में आरंभिक आपका मध्यकाल। मध्यकाल क्या है, जब चर्च की पादरी वर्ग का जब शोषण खत्म होता है, यानी उससे अधीनता से हम बाहर निकलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मध्यकाल। ठीक है, यानी पॉप के चर्च की कोई भी हमें विडंबना देखने को नहीं मिलती। 11 से 14 तक के आपको कहेंगे उत्तरी मध्यकाल। उसके बाद 15वीं शताब्दी को आधुनिक काल, जब व्यापार वाणिज्य और आपके मानवतावादी रेनेसां ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से डिवीज़न किया गया है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार मानवतावाद, आपके जोटो जिसने क्या चित्रकारी की थी, असीसी। विज्ञान एवं कला, इससे अंदर आप देखेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में भी आपके विकास होता है। तो विज्ञान एवं दर्शन में अरबी योगदान, मैंने आपको बताया कि पादरी वर्ग जो चर्च था, यानी आपके रोम की सभ्यता के जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, इन सबको मालूम था कि पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी जो नीतियाँ थी उसके तहत इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। लेकिन जब अरब व्यापार
वाणिज्य जब बढ़ने लगा तब इनका जो ज्ञान था इसको अरबों ने, अरस्तु और आपके प्लेटो, इनके ज्ञान को क्या है इन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ। तो आप देखेंगे ईसाई विद्वान यूनानी एवं सभ्यता की कृतियों से परिचित थे, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रसार नहीं किया। लेकिन अरबों के हम ऋणी हैं कि अरबों ने इसकी जो प्लेटो और अरस्तु थे इनकी पुस्तकों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इनको अरबी भाषा के अंदर इनका क्या, अरबी भाषा में इनका क्या किया, लेखन किया। ठीक है, तो इससे प्रसार होता है। प्लेटो को अरबी के अंदर क्या बोलते हैं, अफलातून, और अरस्तु को क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल। अब आपको ये ध्यान देखना है कि अरब के अंदर क्या शब्द बोले जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अफलातून किसका नाम है, प्लेटो का। एरिस्टोटल किसका नाम है, अरस्तु का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आप देखें टॉलमी की पुस्तक का नाम है अलम जेस्ट में आप देखेंगे खगोल शास्त्र पे लिखी थी 140 एडी में, ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसने टॉलमी ने। इब्न सीना आपके अरबी यात्री था, अरब का था, बुखारा का, जो क्या था, एक चिकित्सक भी था। ठीक है, इसको लैतिन में, यानी अब अरबी जो आती है उनका लैतिन में, यानी जो इटली की भाषा में क्या नाम है, एविसीना। इन्हें बुखारा मध्य एशिया के। अल राजी रेजेसा, इसका नाम लैतिन में क्या है, अल राजी का नाम है रेजेस। ये आयुर्विज्ञान के शब्दकोश का इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आयुर्विज्ञान के शब्दकोश का लेखन किया है। ठीक है, इब्न रसूद नाम से आप देखना, इब्न रसूद ये क्या थे, स्पेनी अरबी दार्शनिक थे, स्पेनी थे और अरबी दार्शनिक थे। इनको बोलते हैं आपके लैतिन के अंदर एवीरोज। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट में खूब क्वेश्चन बनते हैं। एवीरोज किसका नाम था, किसका, इब्न रसूद का। ठीक है, इन्होंने दार्शनिक ज्ञान, दर्शन को वैसे फिलॉसफी बोलते हैं, आपके अरबी के अंदर क्या बोलते हैं, फैलसुफ और धार्मिक विश्वासों के बीच के तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। और यही आपके इब्न रसूद के जो चिंतक था, जो इनकी पद्धति थी, किस प्रकार का चिंतनशील इनकी कार्य प्रणाली थी, उसी का आपके अनुसरण कौन करेंगे, ईसाई करेंगे। ठीक है, ईसाई चिंतकों ने इनकी पद्धति को अपनाया था, इब्न रसूद की। विद्यालय स्थापित थे, विद्यालयों के अंदर केवल लड़के ही पढ़ाई करते थे। लड़कियों का इस समय कोई भी किसी भी प्रकार का, आपको आगे अभी बताऊंगा, किसी प्रकार की पढ़ाई के अंदर चेष्टा नहीं थी। उनको घरेलू कार्य के अंदर ही दक्ष रखा जाता था। ठीक, अल्बर्ट ड्यूरर विद्वान हैं जिन्होंने प्रार्थना रथ हस्त का निर्माण, यानी चित्र बनाया है। प्रार्थना हस्त यानी हस्त का मतलब ये हो गया आपके हाथ जोड़ते हुए चित्र बनाया है इन्होंने। ठीक है, प्रार्थना रथ हस्त का किसने, अल्बर्ट ड्यूरर ने। एंजिलो व्यक्ति ने दी पाइटा का चित्र बनाया है, जिसमें मेरी ईसा का शरीर धारण करते हुए, मेरी जो ईसा की मदर थी, उन्होंने ईसा का शरीर धारण किया था। ऐसा चित्र किसने बनाया, आपके एंजिलो ने। दी पाइटा। दोनातल्लो ये विद्वान हैं जिन्होंने सजीव मूर्तियों के निर्माण की प्रक्रिया चालू की थी। सजीव मूर्तियों का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, दोनातल्लो ने। एंडियाज वेसेलिस ये आपके बेल्जियम मूल के थे और पादुआ विश्वविद्यालय में क्या थे, प्रोफेसर थे। इन्होंने सबसे पहले मानव शरीर की चीर फाड़ करके उसका सर्जन किया। तो यानी मानव का आधुनिक शरीर विज्ञान के जनक कहा जाता है किसको, वेसेलियस को। वेसेलियस कहाँ के थे, बेल्जियम मूल के, और क्या पादुआ विश्वविद्यालय के अंदर क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक, लियोनार्डो दा विंची। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन
एक तो किताबें, मोनालिसा जिसकी हंसी का रहस्य आज भी ज्ञात नहीं हो पाया, एक है द लास्ट सपर, मोनालिसा और द लास्ट सपर। एक इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा पक्षियों को उड़ते हुए ये बहुत देखते थे, ठीक है। अब इनका उड़ने की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण था। तब इन्होंने देखा कि किस प्रकार इन्होंने एक प्रतिरूप बनाया जिसे लियोनार्ड दा विंची प्रतिरूप भी कहा जाता है, ठीक है, वायुयान के लिए। तो उड़ान मशीन का प्रतिरूप निर्माण किया जिसे बोला जाता है लियोनार्ड दा विंची परीक्षण अनुयायी। लियोनार्ड दा विंची परीक्षण अनुयायी, यदि आपसे पूछ लिया जाए लियोनार्ड दा विंची परीक्षण अनुयायी का मतलब क्या है, तो ये नहीं, उड़ान की वायुयान का मशीन का प्रतिरूप, यानी एक कल्पना के रूप में एक चित्र बनाया था, डिजाइन, ठीक। यथार्थवाद, ये शब्द बहुत फेमस है। यथार्थवाद का मतलब ये होता है वास्तविकता में जो चीज़ दिखाई देती है, यानी रेखा गणित, आपके शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी, सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को नया रूप दिया, यानी इन चीज़ों से नया रूप देखने को मिला आपके इटली में सभ्यता में, तो इसे यथार्थवाद कहिए। 19वीं शताब्दी तक चला, ठीक है। प्रथम छापा खाने का आविष्कार मैंने बताया 1455 के अंदर गुटेनबर्ग जर्मनी के थे, और इन्होंने सबसे पहले जो पुस्तक छापी थी उसका नाम क्या था, बाइबल। बाइबल की 150 प्रतियाँ छापी थी। इटली में ही क्यों हुआ ये सब? अब छापे खाने की आविष्कार से इटली के अल्पास पर्वत, यहाँ उत्तर की तरफ अल्पास पर्वत के पहाड़ तक क्या पहुँचने लगी, उस छपी हुई सामग्री पहुँचने लगी। तो क्या हुआ, बौद्धिक जागरण हुआ और कलात्मक विकास हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने हो वास्तुकला के अंदर आप देखेंगे माइकल एंजेलो बुआनरोती। अब इसने जो द पाइटा की प्रतिमा मैंने आपको बता दिया, चित्र जिसमें मेरी जो ईसा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। पॉप के सिस्टीन चैपल की भीतरी क्षेत्र में, पॉप का सिस्टीन चैपल गिरजाघर के अंदर भीतरी छत में क्या बनाया इसने, लेप चित्र, लेप मतलब ऑयल पेंट किया था, ठीक है। दी पाइटा की प्रतिमा सेंट पीटर गिरजाघर के गुंबद की डिजाइन इसने बनाई थी, सेंट पीटर गिरजाघर की। अब देखो गुंबद को आप बोलते हैं डोम, डोम बोलते हैं। डोम के अंदर आप आगे देखेंगे फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, इसने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप का मतलब आप समझ लिए डिजाइन बनाया था। दी ड्यूमा फ्लोरेंस की काथीड्रल के गुंबद, यानी काथीड्रल ऐसे त्रिकोणीय संरचना थी, इसके ऊपर इसने गुंबद का निर्माण किया था, ठीक। इस गुंबद को बोला दी ड्यूमा। अब इसका संतुलन इस प्रकार सा था कि एक छोटी सी चोटी पे इतना बड़ा सारा ग्लोब रखा हुआ भी गिर नहीं सके, ठीक है। तो इस प्रकार की कलात्मक दृष्टिकोण को दी ड्यूमा, ठीक। लियोना दा अल्बर्टी, ये नाम है लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने क्या किया, कला सिद्धांत और वास्तुकला पे लेखन किया है, और इसी व्यक्ति ने कहा है कि मैं उस विद्वान को, यानी मैं उस कलाकार को बहुत महत्व देता हूँ जो एक छोटी स्थान पर बड़ी वस्तु को रखने में सक्षम कला विकसित कर सके। ताड्यूमा मैंने बताया, एक छोटी सी संरचना पे इतना बड़ा ग्लोब नुमा आप गुंबद बना के रख रखे हैं, लेकिन वो गिरे नहीं। तो इस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण, तो ये आपके किसने बताया, अल्बर्टी ने अधिकतर ये लेखन जो यूरोप के अंदर आपके वास्तुकला और कला सिद्धांत पे इन्होंने बहुत सारा लेखन किया है, ठीक है। मानवतावाद मानव जीवन पे धर्म का नियंत्रण कमज़ोर, मैंने बताया पॉप क्या नियंत्रण बिल्कुल कमज़ोर हो गया। इटली निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव की ओर आकृष्ट हुए, ठीक है। अब धर्म का जो पराकाष्ठा थी वो क्या हो गई, नेपथ्य में चली गई, ठीक है। अब धर्म से कोई लेना नहीं, मानव का अधिक से अधिक जितना भला हो सके उस बारे में सोचना विचारने की शक्ति विकसित होती है। बारबरो आपके क्या है, एक विद्वान है, वेनिस मानवतावादी,
संपत्ति अधिग्रहण करने की तरफदारी की। यानी आप क्या होगा, पॉप के पास जो चर्च के पास संपत्ति है, अब उस संपत्ति को व्यापारी वर्ग राजा के माध्यम से छीनने का प्रयास करेगा। तो ये बारबरो का नाम इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि क्या करता है, ये संपत्ति को छीनने का कार्य करता है। ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण करने की तरफदारी करता है। लॉरेंजो वाला इन्होंने पुस्तक लिखी ऑन प्लेयर इन्होंने पुस्तक ऑन प्लेजर इन्होंने पुस्तक लिखी, जिसमें भोग विलास जो ईसाई धर्म के अनुसार क्या है, अनैतिक है, इसकी इन्होंने आलोचना की। इन्होंने बोला मानवतावाद के अंदर जो उसको सुख मिले उस कार्य को करने में कोई भी किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो इस बात के लॉरेंज वालों ने कही थी अपने ऑन प्लेजर में। इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यक्ति के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करता है, लॉरेंज वालों ने कही। मैकियावेली द प्रिंस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, इनका ग्रंथ का नाम है द प्रिंस। अब यहाँ पे आपके पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोट कर रखा है 15वें अध्याय के अंदर, क्या दे रखा है, 15वें अध्याय के अंदर बात की है इन्होंने, काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दिया जाए, काल्पनिक बातों को अलग कर दें, केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में हैं, तो मैं कहता हूँ कि किसकी बात होगी, व्यक्तियों के अंदर आपस के अंदर राजाओं की बात होगी कि वो राजकुमार कैसा है, वो दयालु है या कंजूस है, वो निर्दयी है या दयालु है, या वो पापी है या पुण्य है। इस प्रकार की बातें की जाएगी। इसी ने अपनी पुस्तक में कहा सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं और मनुष्य अपने सभी कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। ये मैकियावेली ने अपनी बात कही थी। ठीक है, इस प्रकार विद्वानों ने अलग अलग मत आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे मानवतावाद। ठीक है, मानवतावाद व्यक्ति विशेष की सत्ता और दौलत की होड़, यानी अब वैचारिक क्रांति के साथ साथ विकास इतना अधिक हो गया कि मानव ने सत्ता और दौलत की होड़ की छोड़ दिया। ठीक है, यानी आपके जो सामंतवाद और आपके पादरी वर्ग, इनकी जो सत्ता पैसे की लोलुपता थी, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इन्होंने जीवन को अन्य रूप देते हुए, यानी अन्य रूप क्या, वैचारिक रूप से, वैज्ञानिक सोच से, इतिहास का दोबारा अध्ययन करके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आदर्श, इस विश्वास से घनिष्ठ मनुष्य स्वभाव क्या है, बहुमुखी है। मनुष्य स्वभाव बहुमुखी है और उसके अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग प्राप्ति के संसाधन हैं। ठीक है, महिलाओं की जो मैंने बताई आपको स्थिति, महिलाओं की स्थिति यहाँ पे व्यक्ति और नागरिकता से इनको दूर, जो इंडिविजुअल और आपके मानवीय अधिकार थे उनसे इनको क्या करा, दूर रखा गया। ठीक है, सार्वजनिक जीवन के अंदर पुरुष ही प्रधान होता था। बड़े पुत्र को शिक्षा दिलाई जाती थी, उसके साथ साथ उसको अपने पारिवारिक जो व्यवसाय थे उसके अंदर उसको रखा, उसके क्षेत्र के अंदर वो कार्यरत था। लेकिन छोटे जो बच्चा था उसको क्या, चर्च को दान में दे दिया जाता था, चर्च को सौंप दिया जाता था और वो क्या बन जाता था, एक पादरी तैयार हो जाता था। ठीक है, दहेज प्राप्त करने, दहेज व्यवस्था उस समय भी थी, दहेज दिया जाता था। यदि कोई स्त्री का दहेज उनको संतुष्ट नहीं कर पाता था, यानी पूर्णतः नहीं दे पाता था, तो इस स्त्री को क्या, नन के रूप में चर्च को समर्पित कर दिया जाता था। ठीक है, और दहेज का जो पैसा आता था उसे वो अपने व्यापार वाणिज्य के कार्य में लगा सकता था पुरुष। स्त्रियों की दशा घर परिवार के रूप में थी। ठीक है, घर परिवार मतलब आपको मैंने बताया था पहले भी कि स्त्रियों की कोई इंडिविजुअल स्थिति नहीं थी, लेकिन उनको एक परिवार के तक दायरे के अंदर सीमित रखा गया। लेकिन इस काल के अंदर कुछ स्त्रियां हैं जिनके नाम पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, रिटर्न में, कि इन व्यक्ति विशेष का नाम क्यों फेमस हुआ। पहली स्त्री का नाम है, जो पहली विदुषी है, उसका नाम है कासेंद्रा फेदेल। ये ध्यान रखना वेनिस की है, वेनिस की है। यद्यपि इसने कहा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, शिक्षा उनको कोई बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र नहीं दे सकती, ना उनको नामी बना सकती है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है।
ये वो फेदेल ऐसी विदुषी महिला है जिसका जो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय जो मैंने बताया था आपको पेदुआ के अंदर इनको क्या लेक्चर के लिए बुलाया गया था, इसलिए इनका नाम फेमस हो जाता है। ठीक है, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा का कोई पुरस्कार नहीं देती, ना ही शिक्षा उनको कोई आगे बढ़ने का सहयोग देती, लेकिन फिर भी ग्रहण करना आवश्यक है। ये किसने बोला था? फेदेल ने। ये इनका कोटेशन है। चुनौती, मानवतावादी गुणों को इन्होंने, मानवतावाद मैंने बताया आपको कि मानवतावाद किस प्रकार मानवीय गुणों को इन्होंने आगे अग्रसर किया, बजाय किसके? ईसाई धर्म की, यानी आपके धार्मिक के अपेक्षा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मानवतावाद ने स्त्रियों को किसी प्रकार से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, तो इसलिए ये इनके विरुद्ध थी। गणतंत्र की आलोचना, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं, तो ये भी आपके कौन करेगी? फेदेल करेगी। पेदुआ विश्वविद्यालय में इनके भाषण को, इसलिए इनका नाम होता है, ध्यान रखना, फेदले कहाँ की थी? वेनिस की। उसके बाद है इसाबेला दी इस्ते। ये मेंटुआ छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन इसका नाम इसलिए फेमस है क्योंकि पति की अनुपस्थिति में, इनके पति राजा थे, उनकी अनुपस्थिति में क्या है? दरबार का कार्य क्षेत्र संभालती थी। इस छोटा सा राज्य था, लेकिन इनके क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा विद्वान लोगों का आश्रय स्थल था। ठीक है, यहाँ पे विद्वान लोग रहते थे, तो इनके सांस्कृतिक कला केंद्र के रूप में इनकी व्याख्याता थी। ठीक है, बौद्धिक प्रतिभा इनके दरबार में थी, अधिक आर्थिक स्वायत्तता थी, यानी व्यापार वाणिज्य को अधिक से अधिक प्रोत्साहन, संपत्ति, शिक्षा प्राप्त करने का सबको अधिकार था, इसलिए इनका नाम फेमस हो जाता है इस्ते। ये कहाँ की थी? मेंटुआ क्षेत्र की। बालाथासार कैस्टिलियोनी, ये भी एक महिला है। इस महिला के लिए इसकी एक बुक है कैस्टिलियोनिया की, इसकी बुक का नाम है दी कोर्टियर। इसमें इसने बोला है दी कोर्टियर, कैस्टिलियोना की बुक का नाम है दी कोर्टियर। इसमें इसने कहा है कि तौर तरीके, व्यवहार, आपकी बातचीत, भाव और भंगिमा एवं छवि, तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत, भाव, भंगिमा एवं छवि, इन पांचों के अंदर महिला और पुरुष के अंदर क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। यानी यदि अंतर होना चाहिए, इसने इस बात की थी बालाथासर कैस्टिलियोनी ने दी कोर्टियर में, क्योंकि इन दोनों के अंतर से महिला और पुरुष के अंदर परिवर्तन, यानी आप विवेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसने धर्म सुधार आंदोलन भी डाल दिया। देखिए, इसने इस अध्याय में पुनर्जागरण भी डाल दिया आपके, इसके साथ साथ आपके मानवतावाद भी डाल दिया, इसके साथ ही आपके धर्म सुधार आंदोलन भी डाल दिया। ये धर्म सुधार आंदोलन, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके आधुनिक विश्व के अंदर हैं, तो यानी ये तीनों के तीनों यहाँ पे कंबाइंड रूप से बताएं। ईसाई धर्म में वाद विवाद, अब ईसाई धर्म के अंदर कुठाराघात होने लगा, अब वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई, पुनर्जागरण हुआ, मानवतावाद का दृष्टिकोण आया, तो अब ईसाई पादरी को सीधी सीधी चुनौती देने चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ दो विद्वानों के नाम है टॉमस मूर और इरासमस। टॉमस मूर इंग्लैंड के और इरासमस, इनका कोटेशन है कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूटने वाली क्या है? संस्था बन चुकी है। पादरी धन ठगने का पाप तरीका निकाल लिया उन्होंने, पाप स्वीकृति पत्र, यानी टेडजेल जो पॉप का क्या था? एक अधिकारी था जो क्या है? पाप मोचन पत्र बांट रहा था, बोला इसको खरीद लो, आप पाप से मुक्त हो जाओगे, जिसके कारण मार्टिन लूथर जो 1570 के अंदर इसका विरोध करेगा, और इस आंदोलन के अंदर प्रोटेस्टेंट जो आंदोलन के रूप में आपके उदय होगा। ठीक है, यहाँ पे 1570 में मार्टिन लूथर चर्च विरोधी अभियान चलाता है। प्रोटेस्टेंट सुधारवादी, यानी कैथोलिक धर्म के अंदर जो रुग्णता आ गई थी उसको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया उससे बोलते हैं प्रोटेस्टेंट आंदोलन।
स्विट्ज़रलैंड के दो व्यक्ति हैं जिंगवेली और कैल्विन। इन्होंने लूथर के विचारों का समर्थन किया, व्यापारियों का समर्थन किया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कैथोलिक चर्च की जो अभी भी रूढ़िवादी पद्धति है उसका पूर्ण जोर से समर्थन ग्रामीण लोग कर रहे थे। लेकिन शहरीकरण के अंदर लूथर के प्रभाव में चेंजिंग देखने को मिलती है। लूथर के प्रभाव में ईसाई धर्म के अंदर पादरी वर्ग से कैथोलिक धर्म में सुधार होना प्रारंभ होता है। ठीक है। विलियम टिंटले लूथरवादी थे। 1506 में अंग्रेजी में बाइबल का अनुवाद, यहाँ क्वेश्चन तैयार हो जाता है, अंग्रेजी में बाइबल का अनुवाद करने वाले कौन थे आपके? विलियम टिंटल। न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद किया था, मैंने बताया था, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह की क्या है धर्म, ईसा मसीह की जो शिक्षा है उनका क्या है, उनका संकलन है। ठीक है। मातृभाषा में अनुवाद से इसका रोकने का प्रयास क्यों किया जाता था? ये कहता है क्योंकि आम व्यक्ति क्या है इसके अंदर जो चीज़ है वो पहचान लेगा, तो ईसाई धर्म के जो संरक्षक थे पॉप, उसकी स्थिति ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए इसको रोकने का प्रयास किया गया था। लूथर ने आमूल परिवर्तनवादी, लूथर क्या है जो परिवर्तन था उसे बोलते हैं रेडिकलिज्म का समर्थन नहीं, क्योंकि आह्वान के जर्मन शासक कृषक विद्रोह का दमन करें। ठीक है। अब इनकी लूथर की जो आप रचना है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था आरपीएससी के अंदर। 95 थीसिस 1517 में। बाइबल का जर्मन में अनुवाद भी आपके लूथर ने किया था, अंग्रेजी में विलियम टिंटले ने किया था। इग्नेशियस लोएला, ये आपके देखेंगे स्पेन के थे। ठीक है। स्पेन के अंदर इन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए, यानी प्रोटेस्टेंट लोगों के विरुद्ध संघर्ष करने का किया था इन्होंने कार्य। और इनके जो अनुयायी थे वो जेसुइट कहलाते हैं, जेसुइट। इन्होंने कहा निर्धनों की सेवा, दूसरी संस्कृति के बाद में ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना। ठीक है। इनकी जो सोसाइटी, इन्होंने लोएला ने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, सोसाइटी ऑफ जीसस। 1540 में संस्था की स्थापना कौन करते हैं? इग्नेशियस लोएलो ने सोसाइटी ऑफ द जीसस। और ये स्पेन के प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इन्होंने भी अपनी एक, ये कैथोलिक के समर्थक थे तो प्रोटेस्टेंट का विरोध करेंगे, विरोध करने के लिए इनके जेसुइट जो इसके समर्थक थे वो क्या कहलाए? जेसुइट। और इन्होंने क्या किया? निर्धनों की सेवा, दूसरों के ज्ञान के बाद, निर्धनों की सेवा का इन्होंने मोटो रखा, दूसरी संस्कृति के बाद में ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना, यानी कोई आपके ज्ञान का अधिक से अधिक विस्तार करना ही इग्नेशियस लोएलो ने कहा। फिर वैज्ञानिक सोच में कोपरनिकस, मैंने बताया कोपरनिकस जो व्यक्ति जो अब बताएगा कि सूर्य केंद्रित, यानी सूर्य के चारों ओर सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो पॉप अब तक कहता जा रहा था कि पृथ्वी के चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं, पृथ्वी पापियों से भरी हुई है, इसलिए वो क्या है? स्थिर हो गई। तो इस प्रकार की मान्यताओं का खंडन कोपरनिकस करेंगे। कोपरनिकस के बाद में आने वाले वैज्ञानिक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल का नियम ये बताएंगे। तो इस प्रकार वैज्ञानिक सोच जो डेवलप हो रही है उससे क्या हो रहा है? नवीन आधुनिक विश्व का उदय हो रहा है। ठीक है। कोपरनिकस पॉप की धारणा मनुष्य पापी है, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आपत्ति दिखाई थी। किसने? कोपरनिकस ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। खगोल का जो अर्थ है वो देवीय, उन्होंने क्या बताया था ईसाइयों ने, पादरी ने, देवीय स्वर्गीय है, जबकि पार्थिव में दुनियावी गुण अंतर्निहित है, ये इसने कहा था आपके पादरी ने। कोपरनिकस ने, अब आप सबको मालूम है सूर्य केंद्रित सारे ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। पूर्व धारणा पृथ्वी पापों से भरी है, जो पादरी ने कहा था, इसकी अधिकता, पाप की अधिकता के कारण क्या हो गई? स्थिर हो गई है। परंपरावादी ईसाई की घोर प्रतिक्रिया, इस कारण कोपरनिकस की, अब जब ये कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया तो अब इसका विरोध होगा। विरोध होने की वजह से कोपरनिकस की एक कृति है जिसका नाम है दी रेवोल्यूशनियस, परिभ्रमण पर प्रकाशित नहीं हुई थी। प्रकाशित क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि ईसाई धर्म के जो अनुयायी थे उनका विरोध था।
तो इस वजह से इन्होंने अपने एक अनुयायी रिटिक्स को ये सौंप दी थी, जो बाद के अंदर जब पुनः ये रिटिक्स को सौंप दी थी और बाद में ये प्रकाशित करेंगे। ठीक है। खगोल शास्त्री दो नाम आते हैं, केपलर और गैलीलियो। केपलर का जो ग्रंथ है उसका नाम है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, जिसके अंदर ये बताते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इन्होंने भी इसका समर्थन किया था और सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरे आपकी गैलीलियो, जिनका ग्रंथ है दी मोशन, गति। ठीक है। इन्होंने अपने लेखों में स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त किया, जो आपके ईसाई, जो आपके पादरी वर्ग ने अब तक बताया था कि देवीय स्वर्गीय है खगोल का अर्थ, और पार्थिव जो संसार के अंदर दुनियावी गुणों से अंतर्निहित है। ये जो स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर था उसको किसने समाप्त किया? आपके दोनों खगोल शास्त्रियों ने। केपलर का ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, इसमें सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था इन्होंने। गैलीलियो का ग्रंथ दी मोशन, इसमें गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि की थी। ठीक है। न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इन सब प्रयोगों और इस प्रकार की नई नई खोजों ने ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित हो गया। अब जो धर्म आधारित रूढ़िवादिती पद्धति के तहत जो ईसाई के पॉप जो कह देता था उसको मान लेती थी जनमानस, अब उसको तर्क वितर्क के रूप में अब सोचने विचारने की क्षमता के आधार पर प्रयोगों द्वारा, तर्कों के द्वारा मान्यता मिलना प्रारंभ होती है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना होती है, जिसमें एक वैज्ञानिक संस्था है पेरिस अकादमी। पेरिस अकादमी 1670 में। दूसरी संस्था है रॉयल सोसाइटी, ये आपकी स्थापना होती है लंदन के अंदर। रॉयल सोसाइटी, वास्तविक ज्ञान का प्रसार, इसका उद्देश्य क्या, मोटो क्या था? वास्तविक ज्ञान का प्रसार करना, रॉयल सोसाइटी लंदन की। उसके बाद इंग्लैंड के एक लेखक हैं पीटरबर्ग, इसलिए इसका नाम उल्लेखनीय है क्योंकि इन्होंने कहा, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं पुनर्जागरण, इसमें बोला कि यूनान और रोम की जो पुरानी सभ्यता थी उसका रोम के विखंडन के बाद में पुनर्जागरण हुआ। यानी जो यूनान और रोम ने जो सभ्यता ने जो हमें ज्ञान दिया था उसको हमें वापस उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसने बोला, ये अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण किसने बताया है? आपके लेखक पीटरबर्ग ने। इन्होंने कहा कि अब महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके निजी और सार्वजनिक रूप में देखने को मिलता है। अब निजी और सार्वजनिक का वही है जब हम जानते हैं सार्वजनिक, जिसमें सरकारी तंत्र का नियंत्रण, सरकारी आम जनमानस की सभी संपत्तियों पर अधिकार होता है। निजी के अंदर एक व्यक्ति विशेष पर अधिकार होता है, व्यापारी वर्ग का अधिकार होता है, और वो किसी प्रकार के आम जनमानस के लिए उपयोगी नहीं होती, बल्कि उससे क्या किया जाता है? लाभ कमाया जाता है। इस तरह के क्षेत्र विस्तार हुए। आपके कौन कह रहा है? पीटरबर्ग। भाषा के आधार पर यूरोपीय क्षेत्रों की पहचान हुई। मैंने बताया लातीन जैसे शब्द देखेंगे, ये भाषा कहाँ पे चलती? इटली क्षेत्र में। इसी प्रकार आप देखेंगे टस्कनी भी आपके इटली क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र विशेष की भाषा के आधार पर यूरोप का क्या होगा? पहचान होना प्रारंभ हुई। ठीक है। गिल्ड, जो व्यापारियों के समूह या व्यापारियों के क्षेत्र की या किसी संस्था की एक संस्था थी, व्यापारियों की एक संस्था थी गिल्ड, जिसके तहत क्या होता है? व्यापार वाणिज्य किया जाता था। अब व्यापार वाणिज्य किसी गिल्ड के अंतर्गत ना होकर किसी व्यक्ति विशेष की हुनर के आधार पर होने लगा। तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हुनर को महत्व देने लगा। लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा, यानी उस व्यक्ति विशेष के नाम पर, उसके कार्य के क्षेत्र के नाम पर उसका नाम हुआ है, ना कि किसी गिल्ड के नाम पर। ठीक। इस प्रकार आपका ये चैप्टर पूर्ण होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।